बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावज़ देवता, किस्त नंबर 38। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल मेरे खिलाफ एक चश्मेदीद गवाह थे। मैंने ऑफिसर से कहा, मैं तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। डायरेक्टर जनरल ने फौरन ही एतराज किया, नहीं, तुम मेरे मातहत को तन्हाई में ले जाकर बेकाना चाहते हो? ऑफिसर ने कहा, सर क्या हर्ज है अगर फरहाद के कहने के मुताबिक इस इमारत की तलाशी ली जाए? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कितना ही बड़ा फ्रॉड हो, मुझे नहीं बेका सकेगा। ब्लैक गाइड ने कहा, शबीर हसन, अगर तुम्हारा ऑफिसर तन्हाई में फरहाद से बातें करना चाहता है तो इसे इजाजत दे दो। अगर ये बहक गया तो तुम्हारे दूसरे मतहत यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त बहकने वाला ऑफिसर भी मुजरिम समझा जाएगा। अपने ऑफिसर से कहो कि ये अपना रिवॉल्वर तुम्हारे हवाले कर दे। इसके बाद फरहाद से तन्हाई में बातें करने जाए। ऑफिसर को ये बात नागवारी गुजरी कि इस पर एतमाद नहीं किया जा रहा है। इसने डायरेक्टर जनरल की तरफ देखा तो इसे मायूसी हुई, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ब्लैक गाइड के मशवरे पर अमल दरामद करते हुए और बड़ी खामोशी से हाथ बढ़ाकर इससे रिवॉल्वर तलब कर रहा था। वो डायरेक्टर जनरल के हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। इसने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल कर इनके हवाले किया, फिर मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गया। मैंने इससे कहा, ऑफिसर, आपने देख लिया है कि डायरेक्टर जनरल किस तरह ब्लैक गाइड के इशारों पर चल रहे हैं। इन्हें कम से कम आप पर एतमाद करना चाहिए था। बहरहाल आप समझदार हैं, इस छोटे से तजर्बे से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक गाइड तनमीमी अमल के जेरे असर इन्हें अपने इशारों पर नचा रहा है। मेरी बातें सुनकर वो गहरी सोच में डूब गए। मैंने मौका से फायदा उठाकर कहा, मैं आपसे बहुत ही जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मुझ पर एतमाद करें और दरवाजे को अंदर से बंद कर दें। इसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और वहां से पलट कर बोला, कहो अब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, पिछले दिनों आपके इल्म में ये बात आई थी कि मुझ में सूंघने की सलाहियतें हैं। मैं एक बार किसी इंसान की बू सूंघकर ये बता सकता हूँ कि वो किस वक्त किस जगह पर होगा और क्या कर रहा होगा। तजर्बा आपके सामने हो चुका है। इसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, तुमने इस मुजरम के जबड़े में छुपी हुई इस माइक्रो फिल्म की बू को सूंघ लिया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ सूंघने की सलाहियतों से नहीं मालूम किया था। दरअसल मैं टेलीपैथी के इल्म से वाकिफ हूँ और हर इंसान की सोच को पढ़ लेता हूँ। वो हैरानी से मुझे देखते हुए सोचने लगा, क्या मैं इसकी बात का यकीन कर लूं? कभी ये कहता है कि डायरेक्टर जनरल को हिप्नोटाइज किया गया है, कभी ये कहता है कि ये टेलीपैथी जानता है। इन अलूम के बारे में अब तक मैंने किस्से कहानियों में पढ़ा है या मालूमाती किताबों का मुतालिया किया है, लेकिन आज तक अमली तजर्बे की सूरत में इसे नहीं देखा। मैं मुस्कुराते हुए इसकी सोच को दोहराने लगा, ऑफिसर, आप इस वक्त सोच रहे हैं कि हिप्नोटाइज्म और टेलीपैथी किस्से कहानियों की बातें हैं। मैंने हर्फ ब हर्फ इसकी सोच को दोहरा दिया। वो चूक पड़ा और शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगा। मैंने फिर इसकी सोच को पढ़ने के बाद कहा, इस वक्त आप सोच रहे हैं, कमाल है, ये शख्स तो वाकई मेरी सोच को पढ़ रहा है। वो एकदम से मुतासिर हो गया। इसने आगे बढ़कर मेरे दोनों बाजुओं को थामकर जोशीले अंदाज में कहा, खुदा की कसम, तुम लाजवाब हो। अब मैं समझ गया कि तुमने इस मुजरम की सोच को पढ़कर इस माइक्रो फिल्म का पता चलाया था। इस फिल्म की बू नहीं सूंघी थी। मैंने पूछा, क्या अब आप मेरी बातों का यकीन करेंगे? इसने कहा, हाँ, इस टेलीपैथी की सलाहियत से तुम एक खतरनाक मुजरम बन सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों भी तुमने हमारा साथ दिया था।
और अब भी कानून का साथ दे रहे हो। क्या तुम इस इल्म के जरिए मालूम नहीं कर सकते कि वो अहम कागजात कहाँ छुपा कर रखे गए हैं? मैंने जवाब दिया, ब्लैक गाइड मेरे इस राज से वाकिफ है कि मैं ख्याल खवानी का इल्म जानता हूँ। इसे ये बात आपके डायरेक्टर जनरल ने बताई है, इसीलिए ब्लैक गाइड बहुत ज्यादा मोहतात है। मैंने कई बार कोशिश की कि इसे अहम कागजात के मुतल्लिक सोचने पर मजबूर कर दूं, लेकिन वो हर बार मेरी मर्जी के मुताबिक सोचने से इनकार कर देता है। इतना मुझे यकीन है कि मैं इन अहम कागजात को इसके जहन से उगलवा लूंगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। पहले मैं सोच के जरिए इसके दिमाग में हलचल मचाऊंगा, इसे ज़हनी तौर पर मफलूज बनाऊंगा, फिर वो कागजात के मुतल्लिक सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये काम मैं बहुत पहले कर चुका होता, मगर आपके डायरेक्टर जनरल मुझे इसका मौका नहीं दे रहे हैं। ऑफिसर ने मेरे शाने को थपते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा, मेरे साथ आओ। वो मेरा बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने रुकते हुए कहा, ठहरिए, अच्छी तरह सोच लीजिए, क्या आप अपने डायरेक्टर जनरल की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठा सकेंगे? उसने जवाब दिया, वो इसी वक्त तक डायरेक्टर जनरल हैं जब तक के कानून का एहतराम करते हैं। अगर उन्होंने मुझे कानूनी कार्रवाइयों से रोका तो मैं इनकी बात की परवाह नहीं करूंगा। मैं मुतमिन होकर इसके साथ आगे बढ़ गया। इसने दरवाजा खोला और हमारे कदम आगे न बढ़ सके। हम ठिठक कर खड़े हो गए। डायरेक्टर जनरल और दोनों मुसल्लह नौजवान हमारी तरफ रिवॉल्वर ताने खड़े थे। डायरेक्टर जनरल ने तहकमाना अंदाज में ऑफिसर से पूछा, बताओ तुम्हारे मुतल्लिक क्या फैसला किया जाए? तुम फरहाद की बातों में आगे या मेरे हुक्म पर अमल करोगे? ऑफिसर ने जवाब दिया, मैं वही करूंगा जो कानून का तकाजा है। मैं फरहाद को मौका दूंगा और वो इसे बंधे हुए आदमी को मुजरम साबित करे। ब्लैक गाइड ने चीख कर कहा, मैं पहले ही समझाता था कि ये ऑफिसर इसकी बातों में आ जाएगा। शबीर हसन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, फायर करो। इसके मामूल और महकूम शबीर हसन ने फायर किया। इसके साथ ही ऑफिसर की चीख उभरी। गोली इसके सीने से आर पार हो गई थी। फिर इससे पहले कि वो मुझ पर फायर करता, मैं छलांग लगाकर वापस कमरे में आया और फर्श पर गिर पड़ा। मैं बुरी तरह हालात के शिकंजे में आ गया था। ब्लैक गाइड जैसा मुजरम और शबीर हसन जैसा कानून का मुहाफिज दोनों ही पूरी तरह मेरी मौत का सामान कर चुके थे। मैं बाल बाल बचा था। अगर कमरे का दरवाजा बंद करते ही मैं जमीन पर ना गिर पड़ता तो इंटेलिजेंस के अफसर की तरह गोलियों का निशाना बन चुका होता। मेरे जमीन पर गिरते ही यक्के बाद दीगरे 2 फायर हुए। गोलियां दरवाजे में 2 सुराख पैदा करती हुई कहीं से कहीं निकल गईं। मैं चंद लम्हों तक दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। मेरे फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। मुश्किल ये थी कि ब्लैक गाइड जैसा गैर मुल्की एजेंट तो मेरा दुश्मन था ही, इसके साथ अपने मुल्क के इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल भी दुश्मनी कर रहा था। ऐसी सूरत में मैं अपने मुल्क के कानून की पनाह नहीं ले सकता था, हत्ता के फरियाद भी नहीं कर सकता था। इस कमरे में फरार होने के लिए एक दरवाजा था और एक खिड़की थी। दरवाजे पर डायरेक्टर जनरल बाहर खड़ा था। मैं रेंगता हुआ खिड़की के पास आया। वहां से झांक कर देखा तो बाहर इंटेलिजेंस की जीप खड़ी थी और वहां खड़ा हुआ एक मुसल्लह नौजवान फायरिंग की आवाज सुनकर इमारत की जानब देख रहा था। खिड़की में आईनी जालियां लगी हुई थी। मैं बुरी तरह इस कमरे में कैद होकर रह गया था। इसी वक्त ब्लैक गाइड ने चीख कर मुझे मुखातब किया, फरहाद, अब तुम्हारी जान नहीं बचेगी। तुम अपने सारे हथकंडे आजमा लो, तब भी तुम्हें खुद को कानून के हवाले करना होगा। बेहतर है कि दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर आ जाओ। मैं दीवार से लगा कर दरवाजे के करीब आया। ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि फिलहाल खुद को दुश्मनों के हवाले करना ही होगा। इसके सिवा कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन
میں آخر وقت تک یہی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے گھیرے سے نکل جاؤں، لیکن مزید کوشش کرنے سے پہلے اچانک ہی بازی پلٹ گئی۔ کمرے کے باہر ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کے ساتھ جو دو مسلح نوجوان کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نوجوان کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہہ رہا تھا، سر گستاخی معاف کیجئے، میرے ریوالور کی نال آپ کی گردن پر ہے، اگر آپ نے ذرا بھی حرکت کی تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا، آپ چپ چاپ اپنا ریوالور میرے حوالے کر دیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے بنہا کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تمہارا ڈائریکٹر جنرل ہوں، کیا تم میرا ساتھ چھوڑ کر فرحاد جیسے مجرم کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ فرحاد مجرم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا، فی الحال ہماری نظروں میں آپ مجرم ہیں۔ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اپنے ایک افسر کو کس جرم کی بنا پر گولی ماری ہے۔ اس فرد شناس نوجوان کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ بڑے موقع سے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو مجرم ثابت کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، ہمارا یہ افسر فرحاد کا ساتھ دے کر قانون شکنی کر رہا تھا، ایسی قانون شکنی کی سزا موت نہیں ہوتی، پھر یہ کہ آپ قانون سے زیادہ اس بلیک گائیڈ کے فرما بردار ہیں۔ ابھی اس نے آپ کو حکم دیا تھا کہ شبیر حسن فائر کرو اور آپ نے ایک قابل اور فرد شناس افسر پر گولی چلا دی۔ دوسرے نوجوان کی آواز سنائی دی، ہاں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اس مجرم بلیک گائیڈ نے آپ کو ہپناٹائز کیا ہے، آپ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس وقت بھی آپ نے اس کے حکم پر گولی چلائی ہے۔ آپ خود کو زیر حراست سمجھے، ابھی فون کر کے دوسرے افسر کو طلب کرتا ہوں، وہ یہاں آ کر اس کیس کو ہینڈل کریں گے۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ نوجوان ٹیلی فون کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے نوجوان نے بلند آواز سے مجھے مخاطب کیا، مسٹر فرحاد، ہم نے ڈائریکٹر جنرل سے ریوالور لے لیا ہے، آپ باہر آ کر خود کو قانون کے حوالے کر دیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ میں نے باہر آنے سے پہلے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھنا شروع کیا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی ڈائریکٹر جنرل کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا گیا ہے یا مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے محض ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی سوچ میں کہا، میں قانون کا محافظ ہوں، کیا مجھے قانونی طور سے فرحاد کی حمایت کرنی چاہیے؟ اس نوجوان کی مثبت سوچ نے کہا، ہاں، اب تک تو وہ بے قصور ہی نظر آ رہا ہے، ہمارا یہ افسر بھی اس کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یہ حمایت اسے بڑی مہنگی پڑی۔ کچھ بھی ہو، ڈائریکٹر جنرل کو اس جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نوجوان کی سوچ سے میں نے سمجھ لیا کہ واقعی وہ دونوں ڈائریکٹر جنرل کے خلاف ہیں اور اسے حراست میں لے چکے ہیں۔ میں مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں ڈائریکٹر جنرل ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا، مسٹر فرحاد، آپ بھی ڈائریکٹر جنرل کے پاس آ کر بیٹھ جائیں اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں، ہمارے ایک افسر یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، اس وقت تک ہم کوئی ہنگامہ پسند نہیں کریں گے۔ اس کی بات ختم ہی ہوتے ہی دوسرا نوجوان ہمارے قریب آیا اور اس نے ایک ہتھکڑی میرے اور شبیر حسن کے ایک ایک ہاتھ میں پہنا دی۔ میں ان الجھنوں سے بچنا چاہتا تھا اور یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ قانونی فیصلہ ہونے تک میرا کتنا قیمتی وقت برباد ہوگا۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا، اس کا فیصلہ ہونے تک نہ جانے کتنے ماہ اور کتنے سال گزر جاتے۔ اب قانون کی گرفت میں آنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی جلدی ان قانونی کارروائیوں سے نجات حاصل ہو سکے گی۔ 1 گھنٹے کے بعد انٹیلیجنس کی عمارت میں مجھے، شبیر حسن کو اور بلیک گائیڈ کو الگ الگ لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ رعایت نہیں برتی گئی تھی کیونکہ اس نے اپنے ہی انٹیلیجنس کے ایک افسر کو قتل کیا تھا۔ جس ریوالور سے اس نے قتل کیا تھا وہ ریوالور انگلیوں کے نشانات کی تشخیص کے لیے بھیج دیا گیا۔ بلیک گائیڈ سے جبراً یہ اگلوایا گیا
کہ इसने शबीर हसन को हिप्नोटाइज किया है। पहले तो इनकार करता रहा, आखिर एक अफसर ने इसे 2-4 हाथ जमा कर कहा, देखो हमारे डायरेक्टर जनरल शबीर हसन एक मुजरिम की तरह खड़े हैं। मुजरिम को सोफे या कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए हम भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम एक आमल की तरह उन्हें हुक्म दो ये सोफे पर बैठ जाए। ब्लैक गाइड ने झिझकते हुए कहा, मैं भला कौन होता हूँ हुक्म देने वाला? मैं भी एक मुजरिम की हैसियत से यहाँ लाया गया हूँ, मैं इन्हें हुक्म नहीं दे सकता। इसकी बात सुनकर अफसर ने अच्छी तरह इसकी पिटाई शुरू कर दी। कितने ही लात जूते खाने के बाद इसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ना मारो, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अफसर ने कहा, तो फिर शबीर हसन से तहकमाना अंदाज में कहो कि वो सोफे पर बैठ जाएं। इससे पहले हम शबीर हसन को हुक्म देते हैं कि वो किसी के हुक्म पर सोफे पर ना बैठें। इसके बाद ब्लैक गाइड ने झिझकते हुए हुक्म दिया, शबीर हसन मैं हुक्म देता हूँ सोफे पर बैठ जाओ। इसका हुक्म सुनते ही शबीर हसन फौरन ही सोफे पर बैठ के इनकी इस हरकत पर बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। इस वक्त मैं लाकअप में तन्हा बैठा हुआ था और वहां से दूर इमारत के एक कमरे में शबीर हसन और ब्लैक गाइड के मुतल्लिक जो कार्रवाइयां की जा रही थी, इन्हें मैं इनकी सोच के जरिए सुन रहा था और चश्मे तसव्वुर में इन्हें देख रहा था। इन दोनों मसल्ला नौजवानों में से एक नौजवान ने अपने अफसर से कहा, सर इस मुजरम ब्लैक गाइड ने सब्ज कोठी में भी इसी तरह डायरेक्टर जनरल को हुक्म दिया था कि ये फायर करे, और इस कम वक्त के हुक्म पर अमल करते हुए इन्होंने अपने ही अफसर को गोली मार दी। इसकी बातें सुनकर वो अफसर फिर ब्लैक गाइड की पिटाई करने लगा। जब वो हाथ जोड़ने और पांव पड़ने लगा तो एक अफसर ने कहा, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो शबीर हसन को फौरन अपने तनवीमी अमल से आजाद करो। ब्लैक गाइड ने इसके हुक्म के मुताबिक शबीर हसन को हुक्म दिया कि वो फर्श पर लेट जाएं। शबीर हसन इसके हुक्म के मुताबिक सोफे से उठकर फर्श पर लेट गया। ब्लैक गाइड उनके करीब बैठते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा, शबीर हसन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आधे घंटे के लिए गहरी नींद सो जाओ। इस नींद के बाद तुम मेरे मामूल और महकूम नहीं होगे। शबीर हसन इसकी बात दोहराई, मैं गहरी नींद सो जाऊंगा और आधे घंटे की नींद के बाद मैं तुम्हारा मामूल और महकूम नहीं रहूंगा। ब्लैक गाइड ने बदस्तूर इनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है और तुम गहरी नींद में डूबते जा रहे हो। इसके कहते कहते शबीर हसन की आंखें बंद हो गई और इतनी सी देर में वो गहरी नींद सो गया। ब्लैक गाइड सर झुकाए फर्श पर बैठा हुआ था। इंटेलिजेंस के गिरफ्त में आने के बाद हर तरफ से मायूस होकर वो बार बार शीतल के मुतल्लिक सोच रहा था कि वो कम वक्त कहाँ मर गया है। इसे इसकी मदद के लिए सब्ज कोठी में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो सब्ज कोठी में पलट कर नहीं आया था। इसकी तरफ से कोई खबर नहीं मिल रही थी। ब्लैक गाइड भी सोच रहा था कि वो भी किसी मुसीबत में फंस गया है या फिर मौके की ताक में है। इसका दाव चलते ही वो इस इमारत से उसे निकाल कर ले जाएगा। मैं इसकी खुशफहमी पर मुस्कुराने लगा। इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि शीतल जैसा खतरनाक इंसान मेरा गुलाम बेदाम बना हुआ है। जिस तरह इसने शबीर हसन को हिप्नोटाइज करके अपना आलाकार बनाया हुआ था, इसी तरह इसका शीतर मेरा आलाकार बना हुआ था। इस दौरान मुझे भी इस कमरे में तलब किया गया। वहां मुझसे कई तरह के सवालात किए गए। मैं अपने तौर पर मुनासिब और माकूल जवाब देता रहा। इंटेलिजेंस के तमाम अफसर मेरी बेगनाई को समझते थे, लेकिन अदालती फैसले से पहले मुझे आजाद नहीं करना चाहते थे। मुझे वक्ती तौर पर रिहा करने के लिए भी किसी बहुत बड़ी सिफारिश या शख्सी जमानत की जरूरत थी। तकदीर मेरा साथ दे रही थी। आधे घंटे बाद ही जमानत का इंतजाम होने लगा। शबीर हसन की आंख खुलने लगी। वो चंद लम्हों तक कमरे के फर्श पर बेहोश पड़े रहे
और आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए सोचते रहे कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठे और अपने मातहत अफसरों को हैरानगी से तकने लगे। क्या बात है, मुझे इस फर्श पर क्यों सुलाया गया है? मैं तो इंटरनेशनल होटल के कमरे नंबर 3 में था। एक अफसर ने मुतबाना अंदाज में कहा। सर, आप होटल के कमरा नंबर 3 में क्यों गए थे? शबीर हसन ने फर्श पर से उठते हुए कहा, मैं एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करने गया था। फरहाद ने मुझे गाइड किया था कि वो मुजरिम इस कमरे में आराम से बैठा हुआ कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसके साथ ही फरहाद ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अभी इसको ना छेड़ूं, लेकिन मैंने इसके मशवरे को तस्लीम नहीं किया था। अब मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैंने 2 बार फरहाद के अहम मशवरों को ठुकराया और दोनों बार मुझे नुकसान उठाना पड़ा। ये कहकर इन्होंने मेरी जानब देखा। मुझ पर नजर पड़ी तो मेरे करीब फर्श पर बैठे हुए ब्लैक गाइड को भी उन्होंने देख लिया। फिर वो ब्लैक गाइड की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे ये तो वही है। जब मैं होटल के कमरा नंबर 3 में ब्लैक गाइड को गिरफ्तार करने गया तो वहाँ यही शख्स मौजूद था। इसने अपना नाम डॉक्टर शेराजी बताया था। मैंने इससे पासपोर्ट तलब किया और इसे बताया कि मैं पुलिस का बहुत बड़ा अफसर हूँ, तो इसने खुशी का इजहार करते हुए मुझसे मुसाफा की के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इससे मुसाफा किया था। इसके बाद के वाकयात मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ये आप ही लोग बता सकते हैं कि मैं होटल से यहाँ कैसे पहुँच गया। मैंने इनसे कहा, आप पिछली रात होटल गए थे। वहाँ इस डॉक्टर शिराजी ने, जो दरअसल ब्लैक गाइड है, आपसे मुसाफा किया था। मुसाफे के दौरान इसने अपनी अंगूठी के जरिए आपकी हथेली में एक ऐसी दवा इंजेक्ट की थी जिससे आप फौरन ही ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए थे। आपके जहन को कमजोर बनाने के बाद इसने हिप्नोटाइज्म के जरिए आपको अपना मामूल बना लिया। इस वक्त से अब तक आप इसके हुक्म की तमील करते रहे थे। इसने तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल बनाकर आपको कातिल भी बना दिया है। आपने 2 कत्ल किए हैं। शबीर हसन ने चूक कर सहमे हुए अंदाज में कहा, नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। फरहाद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कानून का एहतराम करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। क्या मैं इस बुढ़ापे में मुजरम बन गया हूँ? आपने दनस्ता ऐसा नहीं किया है, लेकिन हिप्नोटाइज्म का इल्म ही ऐसा है। जहाँ इस इल्म के बहुत से फायदे हैं, वहाँ इसके जरिए बहुत सी तखरीबी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। अमल बड़ी आसानी से किसी को भी अपना मामूल बनाकर इससे हर अच्छे बुरे काम ले सकता है। ब्लैक गाइड ने भी यही किया है। इसके हुक्म से आपने पहले भवानी शंकर को शूट किया, वही भवानी शंकर जिसके जबड़े से माइक्रो फिल्म निकाली गई थी। इसके बाद आपने अपने ही इंटेलिजेंस के एक काबिल अफसर को कत्ल किया था। वो मेरी बातें सुन रहे थे और मुझे बेयकीनी से देख रहे थे। इतना तो वो जानते थे कि हिप्नोटाइज्म के जरिए बड़े बड़े जुर्म किए जा सकते हैं, लेकिन वो ये यकीन नहीं करना चाहते थे कि वो खुद किसी के मामूल बन गए थे और इसके जेरे असर इन्होंने 2 कत्ल किए हैं। मगर वहां खड़े हुए तमाम अफसरों ने मेरी तायीद की और इन्हें एक कमरे में ले जाकर भवानी शंकर और इस अफसर की लाशें दिखाई। जब वो इस कमरे से वापस आए तो पसीना पसीना हो रहे थे। इनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खड़े ना रह सके। एक सोफे पर बैठते हुए बोले, ये मुझसे क्या हो गया? ये दुरुस्त है कि इस कमबख्त ने मुझे हिप्नोटाइज किया। मैंने नादुरुस्ती में 2 कत्ल किए हैं। मैं कातिल भी हूँ और मासूम और मजलूम भी। जब तक मेरी मासूमियत साबित ना हो, इस वक्त तक मैं मुजरम हूँ। बहैसियत मुजरम मुझे इस सोफे पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने की इजाजत दें। मेरे पाँव कांप रहे हैं और कदमों तले से जमीन निकली जा रही है। एक सीनियर अफसर ने आगे बढ़कर मुतबाना अंदाज में कहा, सर, आफ्टर ऑल आप हमारे डायरेक्टर जनरल हैं और ये साबित हो चुका है कि ब्लैक गाइड ने तनवीमी अमल के जरिए आपको अपना मामूल बनाया था। ये ऐसी हालत में हर शख्स
मजबूर और महकूम बनकर रह जाता है। हम अदालत में आपकी बेगुनाही साबित करेंगे। अदालत के फैसले तक अगरचे आप हमारे डायरेक्टर जनरल नहीं रहेंगे, इसके बावजूद आपका एहतराम लाजमी है। आप जहां बैठ सकते हैं। अदालत के फैसले तक आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। मैंने सीनियर अफसर से कहा, जनाब मेरी इल्तिजा है कि मेरे साथ भी कुछ रियायत बरती जाए। मैंने कानून का साथ देने की हर मुमकिन कोशिश की है। सीनियर अफसर ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ जनाब शबीर हसन साहब के बयान से पता चलता है कि तुम बेकसूर हो। इसके अलावा हमारा अब तक का मुशाहिदा यही है कि तुमने मुजरमों के खिलाफ अब तक कानून का साथ दिया है। मैंने कहा, मैं अब भी आपके काम आ सकता हूँ और इस ब्लैक गाइड के मुतल्लिक बहुत सी अहम मालूमात फराहम कर सकता हूँ। ब्लैक गाइड ने चूक कर मुझे देखा और सोचने लगा, ये कमबख्त मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ख्याल का राब्ता कायम करके हमेशा मुझे परेशान करता रहेगा, लेकिन मैं पूरी कुव्वत इरादी से काम लूंगा। कभी ऐसी बातें नहीं सोचूंगा जो इसके लिए मालूमात का जरिया बन जाए। मैं से मुस्कुरा कर देखने लगा तो वो सटपटा कर रह गया। इस बात को समझ गया कि इस वक्त भी मैं इसकी सोच को पढ़ रहा हूँ। सीनियर अफसर ने मुझसे पूछा, फरहाद अगर तुम इसके मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम कर सकते हो तो हमें फौरन बताओ, हम अभी इसके जराइम की फहरिस्त मुरतब करेंगे। मैंने कहा, आप पहले इसे लॉकअप में भिजवा दें। इसकी अदम मौजूदगी में मैं आपसे जरूरी बातें करूंगा। मेरी दरख्वास्त के मुताबिक इसे लॉकअप में भिजवा दिया गया। इसके जाने के बाद मैंने सीनियर अफसर से कहा, अब मैं तन्हाई में आपसे कुछ बातें करूंगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें। सीनियर अफसर ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं इसके पीछे चलता हुआ इस कमरे में आ गया जो कभी डायरेक्टर जनरल शबीर हसन के लिए मखसूस था। इस कमरे में पहले भी मैं आ चुका था। वहां बैठकर मैंने पहली बार शबीर हसन को बताया था कि मैं ख्याल ख्वानी के इल्म से वाकिफ हूँ। इस वक्त भी में मुझे इस सीनियर अफसर के सामने अपने इस राज को उगलना पड़ा। मैं मजबूर था। अगर इसे ये ना बताता कि मैं लोगों के ख्यालात पढ़ लेता हूँ तो फिर वो मुझसे तरह तरह के सवालात करता कि मैंने ब्लैक गाइड के मुतल्लिक कहाँ से मालूमात फराहम की हैं और इसकी खुफिया पनाहगाहें कब से मेरी निगाहों में हैं। इन सवालात का मेरे पास कोई माकूल जवाब ना होता। इस सीनियर अफसर को बताना ही पड़ा कि मैं अपने इल्म के जरिए ये मालूमात हासिल की हैं। जब इस सीनियर अफसर को मेरी ख्याल ख्वानी का इल्म हुआ तो वह हैरानी से मुझे देखने लगा। मैं इसकी हैरानी दूर करने के लिए इसके ख्यालात को पढ़ता गया और इसे बताता गया कि इस वक्त वो मेरे मुतल्लिक क्या सोच रहा है। तब इसे यकीन आ गया कि मैं सच बोल रहा हूँ और इसकी समझ में आ गया कि ये मेरा ये इल्म इंटेलिजेंस वालों को किस कदर फायदा पहुंचा सकता है। इसने खुश होकर मुझे से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने शुक्रिया अदा करके बैठते हुए कहा, शबीर हसन साहब जानते हैं कि मैं टेलीपैथी के इल्म से वाकिफ हूँ। इन्होंने मामूल बनने के दौरान मेरा ये राज ब्लैक गाइड को भी बता दिया था। इस वक्त से वो बहुत ज्यादा मुहतात हो गया है। कोई ऐसी बात नहीं सोचता है जो इसके खिलाफ मेरी मालूमात का जरिया बन जाए। मैंने कई बार इसे सोचने पर मजबूर किया, लेकिन वो बहुत ही मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है। इससे आप हजार जिस्मानी और ज़हनी अज़ीतें देंगे तब भी वो अपने राज नहीं उगलेगा। सीनियर अफसर ने मायूसी से पूछा, क्या इस सिलसिले में तुम्हारा इल्म भी काम नहीं आएगा? आएगा। इसके दिमाग से कुछ उगलवाने के लिए दूसरी चाल चलनी होगी। इसे खाने पीने की चीजों में कुछ ऐसी दवाएं मिलाकर देनी होंगी जिसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता इसके हिसाब कमजोर पड़ते जाए। हिसाब भी कमजोरी से कुव्वत इरादी कमजोर पड़ जाती है। ऐसी हालत में इंसान सही फैसला नहीं कर सकता और न ही अपने किसी एक ख्याल पर कायम रह सकता है। ऐसे वक्त जब इसका जहन कमजोर पड़ जाएगा तो मैं इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर कर दूंगा। सीनियर अफसर ने कहा, हाँ ये अच्छी तरकीब है। मैं भी डॉक्टर से बात करता हूँ कि इसके हिसाब को कमजोर बनाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जा सकता है। मैंने पूछा,
फी الحال मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कानून का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम जेरे हिरासत नहीं हो। मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम रोज सुबह यहाँ आओगे और मुझसे मुलाकात करोगे। ब्लैक गाइड के मुतालिक अगर कोई अहम बात हुई तो मैं तुम्हें बुलवा लिया करूँगा। मैंने खुश होकर इसका शुक्रिया अदा किया। वो मुझसे इतना मुतासर हुआ कि इमारत से बाहर तक छोड़ने आया और अपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो मुझे जहां मैं कहता हूं वहां पहुंचा दे। मैंने इससे रुखसती मुसाफा किया और कार की पिछली सीट पर बैठ गया। तमाम रास्ते में खुदा का शुक्र अदा करता रहा। बड़ी आसानी से जान छूट गई थी। अगर मैं सीनियर अफसर को टेलीपैथी के मुतालिक ना बताता और उसे अपने एतमाद में ना लेता तो वो मुझ पर इसी तरह अंधा एतमाद ना करता। एक तो मेरा ये रिकॉर्ड अच्छा था कि मैंने कई बार इनके काम आ चुका था, फिर ये कि मेरी सलाहियतों ने इन्हें हैरान कर दिया था। इतना कुछ होने के बावजूद मैं एक तरह से कानून को धोखा दे रहा था। इंटेलिजेंस वालों के साथ हर तरह से ताउन करने के बावजूद मैंने ये बात छुपाई थी कि शीतल मेरी पनाह में है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं शीतल को हजारों से बचाना चाहता था क्योंकि वो ब्लैक गाइड का महज आलाकार था। अब वो मेरा आलाकार बनकर मुस्बत अंदाज में कानून का साथ देने को तैयार था। वो एक बेलगाम घोड़े की तरह था जो इसे अपने लगाम के साए में ले आता। वो इसी के इशारे पर दौड़ता और अब वो मेरे इशारों पर दौड़ने वाला था। जब मैं अपनी कोठी में पहुंचा तो फरजाना बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल गया। इसने करीब आकर मेरा बाजू थामते हुए कहा, मैं तमाम रात सो न सकी। मेरे दिल में तरह तरह के अंदेशे जाग रहे थे। खुदा का शुक्र है कि तुम बेखैरियत वापस आ गए। मैं इसका हाथ थाम कर अपने बेडरूम में आया। शीतल मेरे बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था। वह ऐसा लंबा तिरंगा और नहीम शेम था कि मेरे पूरे बिस्तर पर छा गया था। इसके जिस्म पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। फरजाना ने अच्छी तरह इसकी तीमारदारी की थी। वो जख्मों से चूर था, थका हारा गहरी नींद सो रहा था। मैं फरजाना के साथ पुप्पी जान के कमरे में आया। वह भी सोकर उठी थी और किचन की तरफ जा रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, खुदा का शुक्र है कि आज तुम सुबह ही सुबह घर में नजर आ रहे हो। बेटा, ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? जरीना कह रही थी कि तुम्हारे बेडरूम में सोने वाला देव हैकल नुमा दुश्मन मौजूद है जिसने एक बार इसी कमरे में तुम पर हमला किया था। अगर जरीना फायर न करती तो वो तुम्हें जान से मार कर ही दम लेता। मैंने कहा, जरीना का ख्याल दुरुस्त है, ये वही दुश्मन है, लेकिन अब दोस्त बन गया है। बेटा, ऐसी नादानी न करो। तुम इसकी मरहम पट्टी करवा रहे हो, इसे अच्छे से खिला पिला रहे हो। शाम को दूध पिलाना अक्लमंदी नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, फूफी जान, मैं इतना नादान नहीं हूँ। मैंने शाम को दूध पिलाने से पहले इसका जहर निकाल लिया है। अब ये मुझे नहीं डसेगा। बेटे, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बातों से काहिल कर सकूं। इतने में जरीना वहां आ गई। इसने फरजाना को मेरे साथ देखकर जरा नागवारी से मुंह बनाया। उसे एक अरसे से शिकायत थी कि अब मैं इसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता हूँ और दूसरी औरतों को इस पर तरजीह दे रहा हूँ। मैंने पुप्पी जान से पूछा, आपने जरीना की शादी के लिए चचा जान से दोबारा बात छेड़ी थी? पुप्पी जान के जवाब देने से पहले ही जरीना ने जवाब दिया, आप मेरी शादी की फिक्र न करें। मैंने अम्मी से कह दिया है कि मैं जहीर से शादी नहीं करूंगी। मैंने पूछा, पहले तो तुम्हें इस रिश्ते से इनकार नहीं था? पुप्पी जान ने फौरन ही अपनी बेटी की हिमायत में कहा, बेटे, पहले की बात और थी, अब तो इनका सारा कारोबार चौपट हो गया। वो कितनों के कर्जदार बन गए हैं। एक वक्त था कि मैं पैसे पैसे की मोहताज थी। इन लोगों ने कभी झूठे मुंह हमारी खैरियत नहीं पूछी थी। वो मुझ जैसी गरीब बेवा की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते थे। अब मैं इनके गरीब बेटे को दामाद क्यों बनाऊं? फूफी जान, इन्हें तो मैंने ही कंगाल बनाया है। मेरा जो कुछ इनके पास था वो मैंने इनसे छीन लिया।
अब अगर जहीर के पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ, जरीना तो दौलतमंद है, आप चाहें तो इसे घर दामाद बना कर रख सकती हैं। माएँ तो जल्द से जल्द बेटियों को सुहागन बनाने की कोशिश करती हैं। ताजुब है कि आप लगे लगाए रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। रिश्ता टूटने की फिक्र गरीब माँ को होती है। जहाँ मिठास ज्यादा हो वहाँ चूंटे खुद ब खुद कतार बनाकर चले आते हैं। अब हमारे पास दौलत देखकर कितने ही गिरानों से रिश्ते आ रहे हैं। मैंने शायद पहले भी तुमसे कहा था कि जरीना ने एक लड़के को पसंद किया है और ये इसी से शादी करना चाहती है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वाली बात है। अगर जरीना की पसंद है तो भला मैं इतराज करने वाला कौन होता हूँ। बहरहाल कहीं भी हो इसकी शादी जल्दी कर दीजिए। वो मुझे गुस्से से घूरती हुई वहां से चली गई। मैंने फरजाना के साथ इसके कमरे में पहुंचकर कहा, जरीना, मेरे बेडरूम में वो जख्मी गुंगा सो रहा है। मैं रात भर का जागा हुआ हूँ, इसलिए तुम अपना बेडरूम खाली कर दो। जब तक वो गुंगा यहाँ रहेगा तुम अपनी अम्मी के कमरे में रहा करोगी। ये कहकर मैं बिस्तर पर बैठ गया। इस वक्त इसे फरजाना पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मेरे साथ बेडरूम में आई थी। वो इसे नागवारी से देखती हुई चली गई। इसके जाने के बाद मैंने फरजाना से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अपनी नाजुक उंगलियों से मेरे बालों में कंघी करो, मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। मैं बिस्तर पर लेट गया और वो दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर मुझ पर झुककर बड़ी मोहब्बत से मेरे बालों को सहलाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इनमें उंगलियां फिरने लगी। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में पेश किया जाएगा। जाते जाते वही दरखास्त आपसे करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको देवता नावल की एक साथ मिलती रहे।